टेलीफोन की घंटी के साथ दिन की शुरुआत होना डॉक्टर सागरिका के लिए आम बात हो गई थी। अब तो उन्हें जैसे अभ्यस्ता हो चली थी। पूरे दिन सेक्रेटरी की बातों को सुनना, अपॉइंटमेंट के अनुसार घड़ी की तरह काम करना और शाम में लौटकर अपने परिवार को समय देना। इतनी व्यस्तताओं में उसके पास इतना भी वक्त नहीं रहता कि वह आम लोगों की तरह थोड़ा समय सजने संवरने में भी बिता दे। वह आज भी सिर्फ साधारण सलवार सूट, हाथ में पिता की दी हुई पुरानी घड़ी, इसके अलावा कोई अतिरिक्त श्रृंगार नहीं। कोई सागरिका को देखकर यह नहीं सोच सकता कि वह इतनी चमत्कारिक डॉक्टर होगी जिसके पास से ना जाने कितने ही लोग अपना पुनर्जीवन लेकर गए हैं। वह एक उच्च कोटि की कार्डियोलॉजिस्ट थी जिसके केस में आज तक कोई ऑपरेशन असफल नहीं रहा। लगभग हर बड़े हॉस्पिटल में उनका मिनटों का समय की बहुत कीमती होता है। उनकी सेक्रेटरी को सख्त हिदायत दी कि वह मरीजों की फाइल नहीं, मरीज को ही डायरेक्ट फेस करें ताकि सीधे रूबरू होकर वक्त जाया ना करते हुए इलाज के बारे में सोचा जाए। फाइलों का जिस्ट निचोड़ निकालने के लिए उनके पास लगभग 50 जूनियर असिस्टेंट डॉक्टर थे जो उनके जाने से पूर्व ही सारी जानकारी संक्षिप्त में मरीज के साथ पेश करते थे। लेकिन ये भी तय था कि इन सब के बावजूद सागरिका सुबह 8 से पहले और रात 8 के बाद पूरा समय अपने परिवार को देती थी। किसी भी प्रकार का कोई कॉल उस दौरान वह नहीं लेती, क्योंकि स्पष्ट है कि इतने बड़े शहर में मरीजों की संख्या बहुत होंगी और आज के नेताओं और अधिकारियों की सिफारिश ज़्यादा ही होते जा रही थी। इसलिए नियम था जो भी 8 से 8 के बीच। बाकी समय बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही वे सीधे अपने मेडिकल में केस हैंडल करती थी। किसी दूसरे हॉस्पिटल का कॉल इमरजेंसी में लेना सागरिका कतई स्वीकार नहीं करती थी, क्योंकि दूसरे डॉक्टर के ओवरडोज और बिगड़े हुए केस को सुधारने में वह अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। अपने पिता की बनाई हुई छवि को सागरिका बिगाड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन आज सुबह सुबह 7 बजे अचानक फ़ोन की घंटी चौंकाने वाली थी। निश्चित तौर पर कोई अर्जेंट कॉल होगा। फिर भी सागरिका ने अविनाश को आवाज़ दी और किचन से उन्हें कॉल रिसीव करने को कहा। कॉल रिसीव होते ही घर के सभी स्पीकर में से आवाज़ आई जो टेलीफोन से जुड़े हुए थे। हेलो सागरिका, मैं मूलन, होम टाउन, गली नंबर 21, चाइना। कुछ याद आया? अविनाश ने चौंकते हुए कहा। मूलन, बिल्कुल सही पता। सागरिका है लाइन पर। तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, जिसने हमारे जिंदगी को एक नई रोशनी दी। रुको। उतने समय में सागरिका चाय का कप लेकर टेलीफोन स्टैंड तक पहुंच चुकी थी। उसे बीच टेबल पर का अविनाश के हाथ में चाय का कप थमाते हुए वह कहने लगी। मूलन, बिल्कुल सागरिका हाजिर है। बहुत दिन बाद याद किया, वह भी इतनी सुबह। वैसे मैं क्या पूछ सकती हूँ, ये कॉल अविनाश के लिए था या मेरे लिए? दोनों के लिए ही कॉल है। मूलन जब भी बात करेगी दोनों से ही करेगी। वह जानती है कि किसी से भी बात करो, खबर दोनों तक पहुंच जाएगी, चाहे फिर शिकायत हो या कुछ और। तुम दोनों के प्यार और तड़प को देखा है मैंने। हाँ, थोड़ी बिजी थी, और वैसे तुम दोनों को भी कहाँ समय मिल पाता है। एक दूसरे से मिल तो लेते हो ना। और वह एक जोरदार हंसी के साथ कहने लगी। कहो सागरिका। सागरिका ने अविनाश की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है, अविनाश को जानती नहीं हो क्या? इतना समय तो निकाल ही लेते हैं। मूलन, और सुनाओ कुछ खास बात। आज कैसे याद किया? क्योंकि आंकड़ों की दुनिया में रहने वाले जब तक हमारा नाम किसी टेबल में ना हो, हमें याद नहीं कर सकते हैं। है ना मूलन? चलो, वो बाद में सुनेंगे, पहले अविनाश के सवाल का जवाब दे दो। अविनाश ने बीच में टोकते हुए कहा। मूलन, बस थोड़ा समय लूंगा। कहो, वो सेम खडूस झांसे में आया कि नहीं, या अब तक दोनों ही नैनों की ही भाषा में खोए हुए हैं? इस पर मूलन ने एक लंबी सांस लेते हुए इतना ही कहा। काश कि कोई दूसरी मूलन होती जो हमारी बात रख पाती, तो आज हम भी तुम दोनों की तरह बैठकर चाय की चुस्कियां लेते। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बात यह है, मतलब हमें आना होगा? हाँ, शायद तभी कुछ बात बनेगी, लेकिन अभी कहाँ पॉसिबल हो सकता है। सागरिका मैडम बुक है अगले 2 माह तक। फिर भी यदि ऐसा है तो बता दो, शायद हमें भी वहाँ से साथ साथ जाते हुए उनके साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताने को मिलेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब नौकरी बचेगी तभी ना बात शादी की जाए। यहाँ तो भारत सरकार ने नींद उड़ा रखी है हमारी। खुशनसीब हो यार, पूरी दुनिया का लगभग 85 से 90% तक का हिस्सा यदि देखा जाए तो इंजीनियर, डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट तुम्हारे ही नजर आते हैं। जहाँ देखो किसी न किसी बड़े डिपार्टमेंट में भारतीयों ने ही हस्तक्षेप किए हैं। और हो भी क्यों न, यदि अपवादों को छोड़ दे तो ईमानदारी, मेहनत और तुम्हारा जिज्ञासु स्वभाव इंसान को वहाँ के शास्त्रों का अध्ययन एक स्पेशल क्वालिटी बना देता है। मैं तो सोचती हूँ साला वह बंगाली सेन यदि हाथ लग गया ना, तो अपना बच्चा हिंदुस्तान में ही आकर पैदा करूँगी।
25 साल की मेहनत और एक नया साइंटिस्ट मिस मुलन का। ओह सॉरी मिसेस मुलन का। यहाँ मिस के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला। पहले शादी बाद में सब कुछ। और मुलन हंसने लगी। इधर अविनाश और सागरिका एक दूसरे को देख हंसने लगे। अचानक सागरिका ने मुलन को बीच में ही टोकते हुए कहा, मतलब प्लानिंग यहाँ तक है तब तो आना ही पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, इंडिया आ जाओ, दोनों काम हो जाएंगे, हमसे मुलाकात भी हो जाएगी, सेन के माता पिता को भी मना लेंगे, फिर और जो तुम्हारी मर्जी है कर लेना, हमने कहाँ रोक रखा है। कहते हुए तीनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी अचानक गंभीर होते अविनाश पूछ बैठा, शादी के लिए तो तुम सुबह सुबह फोन करोगी नहीं, क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं, और तुम इस समय फोन करोगी नहीं क्योंकि सागरिका का पुराना हैबिट रहा है, ये समय तो उसके मेडिटेशन का है। तुम रूममेट रह चुकी हो उसकी, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से तुम उसे जानती हो। तब सच सच बताओ, आखिर क्या बात है कि बॉर्डर पार से हमारे पास फोन आया है, और वह भी अनक्वर्ड नंबर से, क्या बात है? सच सच बताओ, कोई परेशानी तो नहीं? सेन ने कुछ गड़बड़ किया क्या, या तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है? कहकर वे शांत हो अविनाश और सागरिका मिस मुलन की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। यार तुम्हारे वह ब्लू टॉर्च की कहानी ने हम सबकी नींद उड़ा रखी है। पूरे विश्व में सिर्फ उसी की चर्चा बनी हुई है। आखिर चीज क्या है वो? सुना है उससे भरे हुए घाव भी ठीक हो जाते हैं। इस बात को सुनते ही सागरिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ डॉक्टर की बात क्यों कहते हैं? ये भी बता दो कि उससे बर्फ के पहाड़ बराबर बराबर टुकड़ों में भी बन जाते हैं। तुम्हारे आधे सच बताने की आदत गई नहीं। आज भी तुम सिर्फ वही बात बताती जो सामने वाले को पसंद हो, लेकिन होता काम तुम्हारा ही है। यार चेंज योर हैबिट। सागरिका ने गंभीर होकर कहा। नहीं सच बता रही हूँ सागरिका, मुलन कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन सागरिका ने अपनी बात निरंतर रखी। मुलन पेशे से डॉक्टर हूँ, वो भी साइंटिस्ट वाली नहीं, जो कि सिर्फ खोज करते हैं, अपितु वो जो कि दिन रात मरीजों के बीच रहते हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं। मैं जानती हूँ कि एक मरीज के दर्द को, और यह भी जानती हूँ अल्ट्रावायलेट किरणें से घाव ठीक हो सकते हैं, यदि सही मात्रा में उनका उपयोग किया जाता है। और यदि वाकई यह सच है तो मैं चाहूंगी इसे जल्द से जल्द उपयोग में लाया जाने लायक बनाना चाहिए। लेकिन जो सवाल तुम्हारा है, उसमें कोई मदद नहीं कर सकती। शायद इसलिए क्योंकि जिस स्तर पर तुम जानकारी चाहती हो, वह मेरे पास नहीं है। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।